कि 1800 के आसपास अपन बोल रहे हैं कि लोगों को इस बात का आइडिया लगा कि जो मैटर है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम है, कि मैटर जो है वो एटम से ही बना हुआ है। तो एटम के बारे में लोगों ने जानना चाहा, तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो था वो अपने पास था क्या, डोल्टन। उसने अपने पास डोल्टन से एटॉमिक थ्योरी दिया 1808 के आसपास। तो इसने वही बोला था कि अपने पास फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला कि डिवाइड कर सकते। ये चीज बताया किसने, माइकल फेराडे ने, जिसका फिजिक्स में ज्यादा होता, मतलब ये फिजिक्स में तुम ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो इसने बताया कि डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर किसमें डिवाइड करेंगे, तो लोगों ने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। तो लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल होता है, कोई प्रोटॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, उसके बाद एक मॉडल जे थॉमसन ने दिया जो हाइपोथेटिकल था। उसके बाद दूसरा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया, तब तक जे थॉमसन का फेल हो गया होगा, हो चुका था पूरा। उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया जो एक्सपेरिमेंटल था, पहला एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। फिर उसके बाद 32 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का डिस्कवरी हो चुका था, तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जो कि एक तरीके से बोल सकते हो कि जो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जो कि एक तरीके से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ही कुछ डिटेल डिस्कशन है, उसी से रिलेटेड चीजें उसने बताई थी। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने की कोशिश की थी, मतलब सब लिमिटेशंस को दूर नहीं कर पाया था, इसलिए फिर अपने को आगे और भी डिस्कवरीज करनी पड़ी। तो बीच में अपन यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल के बीच में काफी सारी एक्सपेरिमेंटल चीजों के बारे में बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। फिर उसके बाद अपन फाइनली इस मॉडल पे आ जाएंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल, जो कि अपन मॉडर्न टाइम पे फॉलो करते हैं। और एक्चुअल में ऐसा ही एटम होता भी है, क्योंकि अभी तो साइंस बहुत आगे निकल चुका है, तो एटम के बारे में सब पता है अपने को कि कैसा है, क्यों है, क्या है। तो ये ही पैटर्न में अपन फॉलो भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे, लेकिन अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद अपन जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर एटॉमिक मॉडल। बीच में मैंने बोला कि यहाँ पे अपन काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब उनके रिजल्ट्स को पढ़ेंगे मेनली, और एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बोर एटॉमिक मॉडल के बाद वेव मैकेनिकल मॉडल। तो पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई एडवांस में, उसकी वजह से वेव मैकेनिकल मॉडल को भी तुमको थोड़ा अच्छे डिटेल में पढ़ाने लगे हैं। पहले वेव मैकेनिकल मॉडल को उतने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको भी अपन काफी अच्छे खासे अच्छा खासा पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ते लेकिन काफी अच्छा खासा पढ़ते हैं, तुमको पूरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये है अपने पास। अब देखो मैंने एक चीज की है कि थेरिटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें, तो मैंने नोट्स इंसर्ट कर दिया इसमें, तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा पॉइंट वाइज। तो तुम चाहो तो अभी लिख लेना साथ में, तुमको बाद में लिखना हो तो बाद में लिख लेना, क्योंकि ये थेरिटिकल चीजें तो तुमको समझ में आ जाएगी, और फिर अगर ज्यादा दिक्कत हो तो फिर अपन लिख के भी देख लेंगे, लेकिन वैसे नहीं होना चाहिए। तो आगे जो कुछ थेरीज है, जहां पे मेरे को लगा कि थेरिटिकल पार्ट ज्यादा है, वहां पे मैं पॉइंट्स वाइज ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा नोट्स से, और जहाँ एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा मैथमेटिकल चीजें होगा अपन लिख के प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आज की क्लास में ही ऐसा करेंगे, तो आगे की क्लास में तो प्रॉपरली लिख के पढ़ेंगे अपन। तो स्टार्टिंग में थेरिटिकल पार्ट ज्यादा है, और ये चीज तुमने पढ़ा भी हुआ है, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा हुआ 90 में, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ, जे थॉमसन पढ़ा हुआ। तो यही सब तक अपन थोड़ा नोट्स का हेल्प ले लेंगे, तो थोड़ा अपना टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। तो पहले तो अपने पास चैप्टर का डेफिनेशन अगर अपने को लिखना हो तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में अपन इसको पढ़ते हैं, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही रिलेटेड है, चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये अपने पास है, ठीक है। तो पहला जो थ्योरी अपने पास आया है वो अपने पास से डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल था, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो इसने कुछ पॉइंट्स दिए थे एटम के बारे में, उन्हीं को डिस्कस करते हैं, और प्रेजेंट टाइम पे इसने जितने भी पॉइंट दिए सारे पॉइंट का फेल हो चुके हैं, मतलब कोई भी पॉइंट एक तरीके से ट्रू नहीं है पूरा।
तो देखो इसने पहला बोला, तो पहला पॉइंट है अपने पास कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कि सबसे छोटा यूनिट होता है मैटर का, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी चीज में। रीजन ऑफ फेलियर वही हो जाएगा, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा रीजन ऑफ फेलियर करके, कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब इसको डिवाइड किया जा सकता है, उसका बोलना था कि नहीं कर सकते। अब सेकंड पॉइंट अगर अपन देखें तो ये देखो क्या बोल रहा है कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि जो एटम है उसको ना तो बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अभी अपने पास ऐसा टेक्निक्स है रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, जो अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बना सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी काफी सारे एलिमेंट्स है जो मैन मेड है, मतलब खुद साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एटम को क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, और मतलब एक एटम से दूसरा नया एटम भी बनाया जा सकता है। अब इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है वो, लेकिन बनवाया जा सकता है, काफी सारे एटम्स बनाए जा चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में अपन देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जो मैन मेड एलिमेंट्स है, मतलब खुद इंसानों ने बनाया। तो ऐसा नहीं है कि एटम सिर्फ नेचुरली मिलेगा, अपन नहीं क्रिएट कर सकते, कर सकते हैं, और एक एटम से दूसरा एटम भी बना सकते हैं, मतलब एक एटम को डिस्ट्रॉय करके नया एटम उससे क्रिएट कराया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी अपने पास बाद में फेल हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे ऐसे टेक्निक्स अपने पास हैं जिसको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि अपने को एक पूरा चैप्टर की फॉर्म में पढ़ना भी है। तो इसमें वही इसका रीजन ये हो जाएगा कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को यूज करके अपन नए एटम्स बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चलते फिरते बन जाएगा नया एटम, उसके लिए काफी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर वो एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, काफी सारी चीजें होती है, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कर सकते हैं, वो ऐसा हो चुका है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, उसने बोला था कि नहीं बना सकते, तो अपन ने बना के दिखा दिया कि ऐसा कर सकते हैं, तो सेकंड पॉइंट भी अपने पास उसका गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है उसका कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स की अगर बात करें, आर सिमिलर इन साइज, मास एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक ही एटम एलिमेंट के, जैसे कार्बन के अपन देखें कि कार्बन के जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे साइज में, मास में, इन सब में एक जैसे रहेंगे। लेकिन अपन देखते हैं कि एक ही एलिमेंट के काफी ज्यादा आइसोटोप होते हैं। देखो इसको मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे अपन कार्बन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार्बन का अपन प्रेजेंट टाइम पे डालते हैं कि अपने पास क्या इसके 3 आइसोटोप मिलते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। और ये भी अपन ने देखा था कि जो सबसे ज्यादा परसेंट है वो अपने पास इसी की होती है, यही अपने पास मेजर कंपोनेंट है। तो हो सकता है कि जब डॉल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था तब तक लोगों को आइसोटोप के बारे में नहीं पता था, तो उसने हो सकता है सिर्फ कार्बन, जितना भी कार्बन देखा हो सिर्फ कार्बन 12 वाला ही देखा हो, कार्बन 13 14 के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था। तो उसने क्या बोला कि एक एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे वो सारे ही एक जैसे होते हैं, लेकिन अपने को प्रेजेंट टाइम पे पता है कि एक एलिमेंट के भी अलग अलग आइसोटोप मिलते हैं, जिनका मास अलग होता है। जैसे अपन कार्बन की ही बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो मास तो साफ दिख रहा है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो मास अलग अलग है, मास अलग अलग है तो काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहेगी, जैसे डेंसिटी हो गया, मतलब जहाँ पे भी मास इन्वॉल्व होगा वो सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल हो जाएगा क्या, आइसोटोप। तो डॉल्टन ने बोला था कि अपने पास जो एक एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है उसके जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे एक ही जैसे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आइसोटोप्स अपने पास मिलते हैं काफी सारे एटम्स के। तो ये रीजन की आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो आइसोटोप्स हैं, जैसे ऑक्सीजन का है 16 है, 17 है, 18 है, जो कि प्रॉपर्टीज में, मास में, काफी सारी चीजों में एक दूसरे से अलग है। थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है क्या तुमको? यस सर। यस सर। चलो यस सर। हाँ, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपने पास। फोर्थ पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स will combine in simplest ratio to form compound। कि जब भी कंपाउंड बनेगा तो जो एटम्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब जो
टर्म्स या जो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा है वो एलिमेंट क्या होंगे, एक सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन होंगे। जैसे इसने बोला कि अपन ने क्या बनाया, MgO बनाया, तो MgO में अगर अपन बात करें तो अपने पास एक तरीके से क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो अगर एटम वाइज बात करूं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 1:1 के रेशियो में है। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब उसका वही है कि 1:1, 2:3, 3:4, मतलब जो रहेगा इंटीजर वैल्यू रहेगी, मतलब सिंपल ऐसा बोल सकते हैं अपन। जैसे अपन बात करें Al2O3 बन रहा है तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखोगे तो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, और सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 2:3, मतलब ये इंटीजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसका कहने का मतलब ये था जो रेशियो रहेगा। लेकिन अभी भी अपने पास क्या होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे जो 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है उनका जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट नहीं होता है। जैसे अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं तो ऐसा भी तुमको कोई कंपाउंड मिल सकता है, Fe 0.92 ऑक्सीजन। मतलब अगर उस कंपाउंड में देखोगे तो अपने पास जो Fe है वो 0.29, सो 0.92 और ऑक्सीजन 1 इस रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो अपन इसको नहीं बोलेंगे। तो अच्छा, एक और यहाँ पे नया नाम आया कि जैसे अपन बोल रहे कि बट नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब यही होता है, कंपाउंड्स को अपन जो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो सिंपलेस्ट रेशियो में रहेंगे। जैसे MgO में 1:1 है, Al2O3 में 2:3 है, CO2 की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन अपने पास 1:2 के रेशियो में हो जाएंगे। तो डोल्टन के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में ही बनेगा, उसका ये कहना था। लेकिन अभी काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में भी बन सकते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में हो सकते हैं। जैसे अपन ने अभी फिलहाल के लिए एक एग्जांपल लिखा, Fe 0.92 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया 1। तो इस रेशियो में अपने पास आयरन और ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं। फोर्थ वाला पॉइंट कंप्लीट है। यस सर इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें तो अरे ये बोला ना नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में एलिमेंट्स का रेशियो नहीं रहेगा। जो एलिमेंट्स का रेशियो रहेगा कंपाउंड के अंदर वो सिंपलेस्ट नहीं रहेगा। जैसे यही कंपाउंड अपन ने लिया तो यहाँ पे Fe है 0, देखो ये जो अपन लिख रहे हैं ना 0.92, तो ऐसा नहीं कि आयरन का 0.92 पार्ट रहेगा, आयरन तो पूरा एक एटम रहेगा। ये ऐसा कुछ रहेगा कि अपन ने बनाना क्या चाह रहे हैं, FeO जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक तरीके से। आवाज आ रहा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अपन एक ऐसा कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं जिसमें Fe मेटल हो और ऑक्साइड आयन हो, ऑक्सीजन आयन हो। तो अपन एक तरीके से क्या किया होगा कि 92 एटम्स डाले होंगे किसके, आयरन के, और 100 एटम डाले होंगे अपन ने किसके, ऑक्सीजन के। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें अगर अपन रेशियो वाइज बात करें तो 92 आयरन के एटम्स पे 100 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो अगर रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.92:1। इसको डिटेल में अपन एक चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, वहां पे पढ़ाया जाएगा कि ऐसा क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो Fe आयन होता है ना, ये भी दो तरीके का हो सकता है, Fe+2, Fe+3। तो चार्ज का थोड़ा सा रोल आ जाएगा। तो सिंपली अभी तुम यही समझो। हाँ बोलो। है तो सर होल नंबर में भी सर देखा हाँ जाए। वो हो, मैं अभी बोला ना कि ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके से तुमको अभी देखना है कि अगर सिंपली अगर तुमको दिख रहा है कि जैसे Al2O3 अपन लिखा, CO2 लिखा, MgO लिखा, तो इन सब में दोनों एलिमेंट या कोई ले लो HNO3 या इसमें समझ गया 3 सर, समझ एलिमेंट है, गया। रिप्रेजेंटेशन सिंपलेस्ट रेशियो में हो रहा है, मतलब वो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। अगर रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। तो किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट तो बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे फैक्टर होता है चार्ज का, जो कि अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। तो तुमको रिप्रेजेंटेशन से देखना है कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है मतलब वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है, और सिंपली लिखा हुआ है मतलब वो स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। सर तो ये हो गया अपने पास फोर्थ वन। हाँ बोलो। ये फोर्थ पॉइंट लिखा था एटम्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन सिंपलेस्ट रेशियो, लिखा था ना सिंपल रेशियो में। ऊपर सिंपल रेशियो में लिखा है सर, यहाँ पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक भी प्रेजेंट है,
इसमें देखो सिंपल रेशियो में अगर रहेगा तो उसको अपन स्टाइकियोमेट्रिक बोल रहे हैं, अभी सिर्फ तुमको रिप्रेजेंटेशन वाइज यस इस चीज को डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया अपने पास। तो डोल्टन्स ने यही 4 पॉइंट दिए थे जो कि अपने पास धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, तो उनके साथ वो फेल होते गए, मतलब उनका कोई मतलब नहीं निकला। तो डोल्टन्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली एक तरीके से बाद में फेल समझा गया, लेकिन उसने ऐसा पॉइंट दिया था, ये तुमको पता होना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री याद रखी जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये था अपने पास पहला वाला मॉडल। दूसरा मॉडल जो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। तो इसने क्या क्या बोला था, तो पहला पॉइंट तो यही है, कभी कभी तुमसे सब चीजें भी पूछी जा सकती है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम बोल सकते हो कि आधा थेरेटिकल है, आधा न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, मतलब दोनों का मिक्स चैप्टर है। तो थेरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से खूब आते हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी खूब पूछे जाते हैं दोनों एग्जाम में, चाहे जेईई मेंस की बात करें चाहे जेईई एडवांस की बात करें। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा सकता है कि जे थॉमसन मॉडल इज गिवन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उन सब में। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो तुमको पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन गिव हाइपोथेटिकल मॉडल ऑफ एटम, तो उसने हाइपोथेटिकल मॉडल दिया था, तो ये भी हाइपोथेटिकल ही है। तो इसने भी अपने हिसाब से बता दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रैकेट में लिखा हुआ न्यूट्रॉन नॉट डिस्कवर्ड एट, तो तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब इसने मॉडल दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम इज लाइक अ स्पेयर, तो मतलब 3D में होता है, 3 डायमेंशनल स्पेयर की तरह होता है। तो एटम इज लाइक स्पेयर, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, क्योंकि अपन ये बोल ही चुके हैं कि एटम के अंदर दोनों चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज आता है कहाँ से, प्रोटॉन से, नेगेटिव चार्ज आता है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से। और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जितने नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इस वजह से अपने पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोटॉन से आएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से आएगा। तो वही बोल रहा है कि एटम इज लाइक स्पेयर, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ओवर द इंटरनल स्पेस इनसाइड द एटम, मतलब जो स्पेयर है, स्पेयर के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहेगा। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरीके से, क्लाउड की तरह तुम सोच सकते हो चार्ज को। तो जो स्पेयर के अंदर, जैसे अगर कोई फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर जो वॉल्यूम रहेगी उसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा यूनिफॉर्मली। एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर बीच बीच में घसे हुए होंगे। जैसे अपन तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज में जो रेड वाला पोर्शन है उसको तुम मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके बीज होते हैं ब्लैक कलर के उनको तुम मान सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन। तो उसी से कंपेयर करके इसने बताया भी था कि इस तरीके से अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो इनटू इट टू मेक एटम न्यूट्रल लाइक वाटरमेलन, तो वही वाली बात होगी। तो जैसा अपन तरबूज को देखते हैं जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, वैसा ही तुम एटम को देख सकते हो कि जो तरबूज के अंदर रेड वाला पोर्शन है वो अपने पास हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, और जो उसके बीच है एक तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो बाकी वही है कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्यों होता है इसका रीजन उसने दिया था, क्योंकि पहले तो अपने को ये सब चीजें नहीं पता थी जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था कि बराबर नंबर में होते हैं। तो ये जे थॉमसन ने ही बताया सबसे पहले कि न्यूट्रल इसलिए होता है वो क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसका रीजन क्या बोल सकते हैं अपन, बताइए, कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी है। तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का रीजन तो इसने सही दे दिया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन का नंबर रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर रहेगा। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दिखाते हैं, एक तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेयर रहेगा, तो 2D में तो तुमको सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन ये स्पेयर है। तो जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इसमें फैला हुआ रहेगा अंदर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज जो है बीच बीच में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से।
तो ये सब चीजें तुम पढ़ चुके होंगे वैसे भी। तो ये हो गया अपने पास। अब इसका लिमिटेशन क्या था? तो इसका लिमिटेशन यही था कि जब जे थॉमसन का मॉडल आया तो उसके कुछ टाइम के बाद रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्योंकि काफी ऐसा तो नहीं कि सब साइंटिस्ट एक ही जगह बैठते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और उस टाइम तो कम्युनिकेशन भी इतना ज्यादा नहीं था कि जे थॉमसन ने कुछ डिस्कवर किया तो रदरफोर्ड को बुला के उसको बोले कि मैंने ऐसा कुछ ढूंढा है। तो सब लोग अपने अपनी दुनिया में अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। फिर बाद में कोई कहाँ चला गया तो वहां जाके बताता था अपने प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर को लगता था कि हाँ अच्छा काम है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी बने हैं, मतलब काफी सारे मूवीज वगैरह हम देखा होगा, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो पहले इतना कम्युनिकेशन तो था नहीं कि किसी ने कुछ डिस्कवर किया तो तुरंत पता चल जाए, लोगों को पता चलने में भी काफी देर लग जाती है। तो इसका लिमिटेशन यही था कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उसके ऑब्जर्वेशन आए, वो ऑब्जर्वेशन इस मॉडल को, मतलब एटम को ऐसा एज्यूम करते हुए जैसा जे थॉमसन ने दिया था, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहते। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही माना जाता है कि कुछ टाइम के बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया एटम को लेके, तो उसने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन निकाले कि ऐसा ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। और जो मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, अगर उस मॉडल को मैं एटम मानता हूं कि सच में एटम ऐसा ही होता है, तो एटम को वैसा मान के वो ऑब्जर्वेशन आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं थे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि पहली बात तो जे थॉमसन ने क्या किया था, हाइपोथेटिकल दिया था, खुद से मान के दिया था। तो पहली बात तो यही हो गई कि वो एक्सपेरिमेंटल तो था नहीं, तो ये तो हो ही सकता है कि उसने जो अपना मॉडल लिया था गलत हो सकता है। तो यही हुआ था कि जो उसने बताया कि ऐसा ऐसा आइटम होता है, तो जो एक्सपेरिमेंट आ रहे थे वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसको फिर बाद में हटा दिया गया। तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ही था। तो ये कि दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो ये तो एक्सप्लेन करने में, मतलब ये इतना तो एक्सप्लेन कर पाया कि एटम न्यूट्रल क्यों है, यही बताया गया कि जितना प्रोटॉन है उतना लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है। तो बोल्ट की तरफ बट से रिड्यूस कर दिया गया है। बट फेल्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया, इसलिए इस मॉडल को हटा दिया गया। क्या चीज? कोई कुछ बोल रहा था? नो सर। हाँ, तो ये क्लियर है क्या? जे थॉमसन वैसे पढ़ा भी होगा तुमने, सर ये क्लियर है सबको? यस। यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया अपने पास जे थॉमसन मॉडल। तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट हो जाएगा रदरफोर्ड मॉडल। ये भी तुमने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ नई चीज अपन बात करेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल में, जो तुमने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, ऑब्जर्वेशन वही रहेगा, फिर अपन दोबारा से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसकी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है जो तुमने शायद नहीं पढ़ी होगी पहले, तो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं किए होंगे उतने अच्छे से, तो वो सब अपने को जरूर डिस्कशन करना है, तो अपन अच्छे से करेंगे। तो अच्छे से मतलब वही लिख के पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो पहला तो इसका एक्सपेरिमेंट है, तो इसने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को यूज किया था। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग का क्या मतलब है, उससे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल आर यूज्ड, तो इसमें अल्फा पार्टिकल यूज हुआ था। कैसे आया, कहाँ से आया, उससे पहले अपने को जानना है कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो हीलियम के न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। अब अगर मैं हीलियम एटम की बात करूं, तो हीलियम एटम को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम एटम को अगर मैं बोलूं, तो हीलियम एटम मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 4, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और मास नंबर इसका क्या है, 4 है, मतलब 4 - 2, 2 न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन है। अब अपने को बताया कि अगर अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर अगर अपन बात करें तो सेल अपन बात करते हैं, तो सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो अपने को किसकी बात करनी है, हीलियम के न्यूक्लियस की बात करनी है। तो अल्फा पार्टिकल अपने पास क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस को अपन अल्फा पार्टिकल बोलता है, पहली बात तो हीलियम एटम की अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पे अपने पास क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, उस सेल में अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। तो अपने को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, He+2 आयन। तो एक तरीके से जो He+2 आयन है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। यही अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, वही करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछता रहता है जेईई मेंस में, नीट में, इन सब में। नीट में तो एक बार यही पूछ रहा था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पिछले साल ही की बात है शायद। नीट में तो काफी आसान पूछता है, उसकी तो बात ही अलग है। हाँ, तो चार्ज वगैरह तुमसे भी पूछा जा सकता है जेईई मेंस के एग्जाम में, एनसीईआरटी बेस्ड होता है थोड़ा। तो अपन ने देखा कि हीलियम एटम से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने पास हीलियम का न्यूक्लियस रह गया, इलेक्ट्रॉन तो चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब +2e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, दैट इज +2e। मास की अगर अपन बात करें तो मास अपने पास क्या हो जाएगा, 4mu ही रहेगा, क्योंकि एटम के अंदर जो मास आता है वो तो मेनली किसकी वजह से आता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से। तो न्यूक्लियस की अपन बात करें तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो अभी भी यही है, मतलब जो मास आ रहा था वो तो अभी भी यही रहेगा। तो मास तो अपने पास अभी भी 4mu ही रहेगा। तो ये तो अल्फा पार्टिकल की बात हो गई कि अल्फा पार्टिकल अपने पास क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है अल्फा पार्टिकल के बारे में कि उसका चार्ज क्या होता है, दैट इज +2e, मास क्या होता है 4mu। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया था उसके अपन थोड़ा सा बात करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है जहां पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, अभी तुमको इसे कितना समझना है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब इतनी बार अपन बोलते हैं कि अनस्टेबल एलिमेंट होता है, जो कि मतलब गिवन कंडीशंस पे स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो ब्रेक होता रहेगा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आप ही। तो कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट है, तो अनस्टेबल है तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन शो करेगा। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस दिखाते हैं, ये भी एक बात होगी जो तुमको याद रखनी है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसे ही पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। वो भी अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में ही पढ़ना है शायद। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो एक तरीके से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट कराएगा, हीलियम का न्यूक्लियस एमिट कराएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अल्फा पार्टिकल एमिटर। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है वो क्या हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है और रेडियम हो सकता है, PO और RA। जनरली ये यूज होता है पोलोनियम और रेडियम। तो अब अगर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो ये तो है नहीं कि रिएक्शन हो रही है तो एक ही डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, हर डायरेक्शन में निकलेंगे वो तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सामने भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, मतलब हर डायरेक्शन में जाएगा अगर एमिट हो रहा है तो, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी कुछ ना कुछ। तो अपने को क्या करना है कि जो ये अल्फा पार्टिकल है इसका एक बीम बना के, मतलब एक रे, मतलब एक किरण की तरह निकाल के, जैसे लाइट निकलती ना कहीं से, अगर मान लो कि कोई शीशे का ग्लास है और सनलाइट आ रही है और कोई ग्लास में अगर होल है तो तुमको लाइट आती हुई दिखेगी उस होल से। तो ऐसा ही कुछ अपन करना चाहते हैं, तो इसलिए अपन एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ठीक वैसा ही अरेंजमेंट करते हैं। एक यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं स्लिट। तो ये क्या होता है, ठीक उसी तरीके से तुम इसको समझ सकते हो कि मान लो कि कांच का एक बड़ा सा दीवार है जिसमें अपन ने होल कर रखा है। तो ये जो अरेंजमेंट था एक तरीके से इसको अपन ने इस कांच की जो दीवार है इससे कवर कर रखा है, और उस कांच की दीवार में अपन ने मान के चलो कि ये होल कर रखा है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं ना वो सिर्फ इस होल के थ्रू एमिट हो सकते हैं, मतलब बाहर निकल सकते हैं। तो ये अपन ने स्लीट है, इससे अपने पास अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो सिर्फ इसी होल से निकल रहे हैं, तो एक तुमको एक रे बनती हुई दिखाई देगी, उनको एक बीम बनती हुई दिखाई देगी। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि जो इस स्लीट से बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
तो ठीक उसी तरीके से सोचो इसको कि जैसे अपने पास सनलाइट आ रही है तो ग्लास के ऊपर गिरा, तो उस ग्लास में अगर अपन होल्ड कर दे तो अपने को एक रे आती हुई दिखाई देगी, एक बीम आती हुई दिखाई देगी। तो वैसे अपने को लाइट का जो बीम दिखता है वो तो जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से दिखता है, जो उसमें डस्ट वगैरह काफी सारी चीजें होती है उनकी वजह से अपने को बीम बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लाइट को तो अपन देख नहीं सकते। तो जैसे वहां पे तुमको एक बीम दिखती है, वैसे अल्फा पार्टिकल का बीम इससे पास हो रहा होगा, क्योंकि वही अपन स्पेस छोड़ा है जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हो। तो ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट से निकलेगा, उस होल से निकलेगा, तो एक पर्टिकुलर बीम तुमको बनती हुई दिखाई देगी अल्फा पार्टिकल्स का, मतलब विजिबल नहीं होगा वो, लेकिन यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अब जो ये बीम निकल रही है इसको अपन क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल से पास कराते हैं। तो इस तरीके से अपन गोल्ड फॉइल बीच में लगा देंगे। तो गोल्ड फॉइल है, मतलब सोने का परत है, पत्ता वाला पन्नी है, जैसे खाना पैक करने के लिए अपन यूज करते हैं ना चांदी वाला, वो वाला सिल्वर फॉइल, वैसा गोल्ड फॉइल है अपने पास। तो गोल्ड फॉइल मतलब उसमें प्योर गोल्ड का ही रखेंगे, क्योंकि अपन एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी रखेंगे तो कुछ और हो जाएगा, कंपाउंड वगैरह आ जाए उसमें। तो गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल में अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड के एटम्स रहेंगे। तो एक तरीके से अपन गोल्ड के एटम्स के थ्रू अल्फा पार्टिकल की बीम को पास करना चाह रहे हैं। तो बीच में अपन क्या करेंगे, गोल्ड फॉइल लगा देंगे, लगा रखा है इसमें जैसे दिखाया है। तो इस गोल्ड फॉइल से अपन ने अल्फा पार्टिकल को निकाला। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, काफी सारे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए निकल जा रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि निकल कर, मतलब गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, और एटम को तो अपन वैसे आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, ना ही अपने को बीम दिखेगी, विजिबल तो होगी नहीं हो। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ZNS स्क्रीन लगा देते हैं इस फॉइल के पीछे की तरफ। ZNS स्क्रीन क्या होती है, ZNS एक स्क्रीन रहेगा, उसके ऊपर Fluorescent ZNS अपन ने लगा रखा है। हाँ, तो इसमें एक तरीके से चमकदार रहेगी, मतलब जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल आके टकराएगा वो, मतलब एक तरीके से तुमको चमकता हुआ दिखाई देगा जहां पे आके वो कोलाइड करेगा। तो इस फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, मतलब एक तरीके से अगर मैं ऐसा ही एज्यूम करूं कि इसी डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन में तुमको काफी सारा चमक दिखेगा जब वो कोलाइड करेंगे अल्फा पार्टिकल्स। तो मतलब जहां पे अपन ने फॉइल रखा हुआ है उस फॉइल से होते हुए, मतलब जब बीम निकलेगी तो ZNS स्क्रीन से जाके कोलाइड करेगी, तो वहां पे तुमको स्पार्क वगैरह, चमक वगैरह दिखेगी जैसे अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड करते जाएंगे। ठीक है, कुछ अलग अलग जगह भी दिख सकती है, जैसे कुछ अलग अलग एंगल पे दिखेगी, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 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 उसका इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो उस के हिसाब से ही अपन ने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से अपने पास अल्फा पार्टिकल्स का बीम आया, उसको अपन ने गोल्ड फॉइल से पास कराया, तो ZNS स्क्रीन पे जाके वो कोलाइड कर रहा है। तो जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कोलाइड करेगा वहां पे तुमको ज्यादा चमक दिखाई देगी। ठीक है, और जहां पे कम अल्फा पार्टिकल्स पहुंच रहे होंगे वहां पे तुमको कम इंटेंसिटी के साथ दिखाई देगा। तो इसी बेसिस पे उसने ऑब्जर्वेशन भी दिए हैं अपने। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, कि ये अपने पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होगा जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, इसलिए अपन इसको नाम भी दे रहे हैं अल्फा पार्टिकल एमिटर। तो अल्फा पार्टिकल एक बीम बनाते हुए निकले, इसलिए अपन ने बीच में एक स्लिट लगा दिया। स्लिट मतलब सिंपली से समझ सकते हो कि एक कांच का अरेंजमेंट है, इसमें अपन एक होल कर रखा है। तो वहां से अपने पास अल्फा पार्टिकल निकलेंगे एक बीम बनाते हुए, उसके बीच में अपन ने गोल्ड फॉइल रख दिया, तो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जब आगे जाएंगे तो कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं उसको देखने के लिए अपन ने ZNS स्क्रीन लगा दिया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस को देख के ही अपन ने कुछ कंक्लूजन्स निकाला, मतलब रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला कि एटम ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो क्या क्या इसके ऑब्जर्वेशंस थे उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं। तो इसमें एक तरीके से जो भी अपने डायग्राम ले रखा है वो एक एटम को मानते हुए ये डिस्कस करना चाह रहे हैं अपन, कि इस तरीके से कुछ एज्यूम करो कि एटम है। यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है इसमें तो काफी सारे एटम्स रहेंगे। अगर मैं एक ही एटम के लिए बात करूं तो
ऐसा कुछ हो रहा होगा जैसे कि अपने पास अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल एटम में जो बीम आ रही थी, एटम छोटा सा रहेगा, बीम की थिकनेस भी काफी कम रहेगी, तो अपन इसको एक तरीके से जूम करके बना दिया है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम जा रही है इस तरीके से, और उसके बीच में मान लो कि एक एटम आ रहा है, यहाँ से तुम कोई पोर्शन निकालो और उस पोर्शन को तुम जूम कर दो 32x, तो ऐसे लिख दिया। तो उसको जूम करके देखोगे तो ऐसा अपन मान रहे हैं कि एक एटम से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आके कोलाइड कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधे बाहर निकल जा रहे थे, मतलब जिस डायरेक्शन में बीम आ रही थी ना, वहीं पे कोलाइड करने की इंटेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। जो अपन ने मतलब स्लिट की डायमेंशन रखी होगी, इसी के पहले अपने पास यहाँ पे ज्यादा स्पार्क वगैरह, चमक वगैरह आ रही होगी जब ये कोलाइड कर रहा होगा, मतलब यहीं पे ज्यादा कोलिजन हो रही है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे बाहर निकल जा रहा है, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। जहां जहां बाकी जगह पे आ रहा था वहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो काफी कम है, मतलब कुछ कुछ ही अल्फा पार्टिकल से जो कि डिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं। तो वही इसमें दिखाने की कोशिश की है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही बाहर निकल जा रहे हैं एटम से होते हुए, कुछ कुछ पार्टिकल से जो टिल्ट हो जा रहा है, जैसे इसमें दिखाया, दो दिखा दिया इसमें, वो भी काफी ज्यादा हो गया। पर एटम तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि दो अल्फा पार्टिकल टिल्ट हो जाएंगे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो जिस पाथ से आ रहे हैं उसी पाथ से वापस भी लौट जाएंगे, मतलब आया और घूम के वापस चला गया। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ध्यान से सोचोगे कि अपने पास अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, मतलब जो एक अल्फा पार्टिकल जा रहा हो एकदम न्यूक्लियस के सामने जाए, तब तो काफी सारा रिपल्सन होगा, क्योंकि अगर ऊपर नीचे रहा तो हो सकता है कि रिपल्सन उतना ज्यादा ना हो पाए, तो क्रॉस करके निकल जाए। लेकिन अल्फा पार्टिकल एकदम न्यूक्लियस के पास जाएगा तो फिर न्यूक्लियस तो उसको बहुत सारा रिपल्सन देगा, तो हो सकता है कि वापस मुड़ जाए रिपल्सन की वजह से। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है उनकी अपन बात करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 90%, हाँ बोलो सर न्यूक्लियस सर कहाँ से आ वो गया सर? वो तो होल था ना एक। मतलब सर कौन से पार्टिकल वापस चले गए ये कैसे पता चला? ये कैसे पता सर चला? सामने जिंक सर सल्फाइड है वापस सर। आते समय सर डायरेक्शन सेम था। क्या जी? तो सामने से जिंक सल्फाइड की चमक से पता चल गया, तो पीछे क्या था? तो पीछे भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगाया होगा, सर जब पीछे जा रहा है तो पता सर नहीं। सेम डायरेक्शन में जा रहा है क्या? सर ये नहीं वापस कैसे गया मतलब सर? पॉसिबिलिटी भी तुम चेक कर सकते हो ना। वापस ये बताया ना कि देखो अपने पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जी पॉजिटिव सर। चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन होगा ना। तो ये पहले आ रहा था तो अपन ने एक तरीके से इसको एमिट कराया, मतलब इसको फोर्स दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया, तो एक तरीके से समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा अपन मान सकते हैं। वापस क्यों आया इसका तो कैसे पता चला, तो उसके लिए समझ तो गया यही सर, मतलब, ठीक है सर, हाँ समझ गया। समझ गया ना कि यस सर। रिपल्सन होगा तो काइनेटिक यस एनर्जी सर। जैसे जीरो होगी तो वापस भेज देगा ना उसको, वही यस हो सर, रहा है ठीक है। basically। तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे इसके कि जैसे अपने पास के मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नियरली 90% पास्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट सर पाथ को फॉलो करते हुए निकल गए। सर वो हाँ न्यूक्लियस गोल्ड का था ना? हाँ हाँ, ठीक है। गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड ही यस रहेंगे सर। ना उसमें जी एकदम। सर, ठीक। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो क्या है सीधे निकल जा रहे थे विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। तो अब तुम्हें ये पूछो कि 90% तक क्या था, इन सब के लिए कैलकुलेशन है, मतलब ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब ये सब के लिए कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला आता है उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका शायद अपने मॉड्यूल में नहीं होगा, अच्छा तुम्हारे पास नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस में जब पढ़ाते थे तो वहाँ पे एक केम इन्फो करके आता था, तो उसमें दिया हुआ था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, तो मैं तुम चाहोगे तो उसको भेज दूंगा, लेकिन वो काम का नहीं है, बस उसने ऐसे ही दे दिया इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। तो ये सब कैलकुलेशन के थ्रू आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी फिर तो, मतलब वही जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है उससे रिलेटेड कैलकुलेशन हुई होगी, जहाँ कम थी उससे रिलेटेड कैलकुलेशन होके थीटा वीटा एंगल निकाल के उसके हिसाब से निकाला गया, और कुछ भी नहीं, तो मैथमेटिक्स लगाया गया, वो बेसिक बात है। तो
ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे बाहर निकल जा रहे थे, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। तो सीधा बाहर जा रहे थे। मतलब बीम जिस डायमेंशन से बीम निकल रही थी उसी डायमेंशन के पैरेलल जाके जेडएनएस स्क्रीन से कोलाइड करेगा। few alpha particles get deflected through small angles। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे, ये अपने दिखाया अभी कि इस बीम के ऊपर नीचे भी अपने को कुछ इंटेंसिटी देखने को मिलेगी अल्फा पार्टिकल्स से कोलाइड करते हुए। मतलब डिफ्लेक्ट हुआ होगा इसीलिए इस बीम के ऊपर नीचे गया, जो भी इसका डायमेंशन होगा उसके ऊपर नीचे। तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और बहुत कम पार्टिकल से जो वापस अपने ही पाथ पे आ जा रहे हैं। तो अ वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने 20,000 छोड़े और अपन उसको देखने बैठ गए कि एक वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब वापस वही कैलकुलेशन है कि अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा होगा। तो ये सब तुमसे पूछेगा भी नहीं वैसे। तो काफी कम थे, डिड नॉट पास द फॉइल एट ऑल, मतलब फॉइल को पास नहीं कर पाया, एंड कम बैक इन द सेम पाथ दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ 180। तो 180 पे ही वो क्या आ गया, वापस भी आ गया। सर एक्सपेक्ट क्या किया था कि सारे बिना डिफ्लेक्शन के सारे चले जाएंगे ना, स्ट्रेट पैरेलल होके, मतलब एकदम नहीं, straight 180 एक्सपेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। तो पता ही नहीं था ना कि एटम क्या होता है। तो उसने तो मतलब उसके दिमाग में आया होगा कुछ कि एक्सपेरिमेंट करा के देखना है सर, ऐसा। लेकिन थॉमसन सर के मॉडल एक्सपेक्ट के तो किया हिसाब होगा से सर, कुछ तो तो सब एक्सपेक्ट वापस किया जाएंगे होगा। क्योंकि सर माइनस का वो था ना अंदर। हाँ, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से देखोगे तो वहां पे बोल सकते हो। मतलब ये अपने को नहीं पता ना कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, अगर उसको पता होगा तो ये बोल सकते हो तुम कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये बोल सकते हो कि सारे वापस चले जाए। सर डिफ्लेक्शन कैसे पता चल रहा है 180 पे ही होगा? जी, डिफ्लेक्शन सिर्फ 180 पे कैसे होगा? डिफ्लेक्शन 180 पे कैसे होगा, ये तो तुम सोचो ना मतलब कि कोई अगर एंगल एकदम दूसरा उसके नहीं होगा? मतलब ऐसा भी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड है ना। ये तो कि दूसरे एंगल पे तो अपन बात कर ही रहे हैं कि अगर दूसरे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो 180 पे भी हो सकता है। मतलब एकदम स्ट्रेट डिस्प्ले तो सीधे मतलब 180 पे चला जाएगा वापस। तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स है ना, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो वो भी अपन बात करेंगे। ओके सर। हाँ हाँ, तो 0 से 180 में हो सकता है। लास्ट में इसका मतलब इसका ग्राफ भी अपन बनाते हैं, ग्राफ उसमें होगा शायद। हाँ हेलो सर। हाँ, सर मैं बोलो। पूछ रहा हूँ यहाँ गोल्ड फॉइल को यूज करने कुछ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। टैग करिए। नेट सही नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। सर स्पेसिफिकली गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया? नहीं, हाईली ऐसा मैलिएबल। अच्छा, हाँ, वो वेरिएबिलिटी हाई सब होती रीजन है है। उसकी। तो क्या उससे पास कर सके। वैसे बाकी भी कर सकते हो, उसमें भी ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट उसमें भी आना चाहिए। ऐसे ही कुछ 1200 एटम्स सर थे ये रूम सर उस टेम्परेचर एक। पे हुआ था एक्सपेरिमेंट? क्या चीज? सर रूम टेम्परेचर पे होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर सेट करना पड़ा था। ये यार मेरे को ध्यान नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा फिर कि क्या टेम्परेचर था, ये क्या तो रेडियो प्रेशर था। एक्टिविटी डिसाइड करेगा ना कि कितने पार्टिकल निकलेंगे, टेम्परेचर। तो रेडियो एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम तुमने लिया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। सर तो तो कितने पार्टिकल अल्फा की स्पीड भी पार्टिकल आएंगे डिसाइड वो कर तो लेगा क्या सोर्स। टेम्परेचर सर यहाँ पे? क्या जी? पार्टिकल की स्पीड टेम्परेचर से डिसाइड होगी सर? नहीं, अल्फा पार्टिकल से सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता कितना एमिट होगा। रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब से इंडिपेंडेंट है। वो तो इस बात से तुम सोच सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे कितने पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास कर पा रहे हो। तो वो इतने हैं कि नहीं सफिशिएंट कि अपन जो ऑब्जर्वेशन है वो सही से है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी हो। तो उसके ऊपर टेम्परेचर का रोल आ सकता है। सर जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके ऊपर सर टेम्परेचर कोई रोल स्लिट नहीं रहेगा। सर वो स्लिट से पास होने के बाद वो बीम स्ट्रेट क्यों गई सर? उसके उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ होगा क्या सर? मतलब स्लीट ऐसा बनाया है ना अपन ने, क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा है। सर स्लिट से निकली सर, तो स्लिट से निकल के भी तो सर वो पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं सर, तो सीधे क्यों जा रहे हैं वो? बस काइनेटिक एनर्जी इतना है ना कि वो नहीं जाएगा। स्लीट को अपन को इस तरीके से बनाना है कि वो सीधा ही निकले।
मतलब वो मास पार्टिकल है ना, कोई लाइट की तरह नहीं है। तुम लाइट के साथ सोचो कि लाइट जैसे फैल जाते है वैसे फैल जाए, मास पार्टिकल है वो। तुमको ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट मानना पड़ेगा, ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि ग्रेविटी नेग्लिजिबल रहेगा। वैक्यूम में करना पड़ेगा क्या नीचे सर? हाँ वैक्यूम में करना पड़ेगा, तो वही बोल रहा हूँ। वैक्यूम में होती तो है ग्रेविटी। तो तुमको ऐसा चीज अरे तो बनाना पड़ेगा मतलब रेजिस्टेंस और अरेंजमेंट। सब चीजें ना हो। तो मास भी अगर बहुत कम हो जाएगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट तुमको उतना दिखेगा ही नहीं वैसे। सर जैसे हाँ सर अगर अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो सर फिर कुछ रेज मतलब दिखेंगी ही नहीं हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन से क्यों बोला? अच्छा इलेक्ट्रॉन से तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना। हाँ सर, तो फिर हम लोग कुछ रेज तो देख ही नहीं पाएंगे, मतलब वो डिफ्लेक्ट होंगी ही नहीं। तो उस अट्रैक्ट होगा तो ये रहेगा ना कि जा, हाँ मतलब किसी और डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे अपन अभी प्रेजेंट टाइम पे बोलते हैं उसके हिसाब से सोचे कि इलेक्ट्रॉन तो रेंडमली मूव कर रहा है। तो सोचना तुम्हारा सही है कि कुछ हो सकता है कि वो जेडएनएस स्क्रीन से भी जाके नहीं कोलाइड करे, इधर उधर चला जाए। तो तुम सर ऐसा रखो कि जेडएनएस स्क्रीन को इस तरीके से प्लेस करो कि वो हर जगह मतलब ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को कवर कर ले, कि कोलाइड करने के बाद अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। सर बट इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना सर, तो अल्फा तो पार्टिकल बहुत इसीलिए बड़ा तो होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है उसको सर, वो सीधा चला तो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन को वो अल्फा डिस्ट्रॉय कर पार्टिकल देंगे। बहुत कितना बड़ा होता है अल्फा पार्टिकल। सर वो भी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ही के तो है मुकाबले यार। तो बड़ा ही होगा। तो मास वाइज नहीं ना साइज देखेंगे उसका। सर पहले तो बताया था आप नेग्लेक्ट कर देंगे उसको अगर। मास को नेग्लेक्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना नेग्लेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास की बात हुआ था। जी इलेक्ट्रॉन तो है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की बात करें तो कोलिजन हो सकती है कि अल्फा पार्टिकल आया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक तरीके से अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ अट्रैक्ट करा रहा है, खींच रहा है। तो एक तरीके से एडवांटेज होगा कि काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने के बाद भी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना वो। तो तुम गोल्ड फॉइल को ऐसे रखो कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि जो डिफ्लेक्शन एंगल आएगा वो 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये सब चीजें ध्यान रखी गई होगी, ऐसा बात नहीं है जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कि अपन गोल्ड फॉइल के ऊपर ही, ये गोल्ड फॉइल होगा, इसके ऊपर कुछ सपोर्ट लगा दे इस तरीके से कि अल्फा पार्टिकल इस वाले रीजन में आ ही नहीं पाए, और जेडएनएस स्क्रीन को पूरा यहाँ तक कर दो, तो पूरा 180 तो तभी कवर होगा ना वैसे भी। तो जो पूरे तुमको पार्टिकल दिख जाएंगे कहीं भी जाए वो। तो डिफ्लेक्शन एंगल तुम्हारा 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है। सर तो ऐसा कुछ रहेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन का मास मास से बहुत कम होता है सर। अल्फा पार्टिकल का मास सर होता है जब उससे कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन मास से। कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि साइज भी कम हो जाएगा। साइज भी तो कम होता है सर, हम लोग बाद में सर पता लगाया नहीं ना। रिलेटिवली कम है तो ऐसा नहीं ना कि एकदम नेग्लिजिबल ही हो जाएगा उनके कंपेरिजन। लेकिन सर जब इलेक्ट्रॉन से वैसे कोलाइड अपन करेगा आगे तो देखेंगे डिफरेंट कि होता है। इलेक्ट्रॉन कोई पार्ट मतलब ये पार्टिकल जैसा तुमको नहीं दिखेगा, तो वैसे वेव की तरह बिहेव करता है। वो सब चीजें फिर आगे आएगी। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, तुम बोलो। सर वेव है तो सर अल्फा पार्टिकल को वहां फंस जाना चाहिए सर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सर अट्रैक्ट कर लेंगे, वहीं रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल। अरे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो तो है। काइनेटिक एनर्जी तो सर इलेक्ट्रॉन को साथ लेके बाहर आ जाना चाहिए। हाँ तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आयोनाइज हो सकता है तो वो। सर अब गोल्ड की तो सर ओरिएंटेशन बिगड़ न्यूक्लियस जाएगी। हाँ सर, फिर तो तो वो न्यूक्लियस का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा सर ये फिर। तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज वगैरह होगी, उतना एनर्जी वो प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो एक तरीके से न्यूक्लियस से बाउंड है ना, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है। तो उतना एनर्जी अल्फा पार्टिकल उसको प्रोवाइड ही नहीं करा पाए। तो काफी सारे फैक्टर्स आ जाएंगे फिर तो। यस सर। मतलब ये चीज पॉसिबल है तभी तुमको ये रिजल्ट दिखा है। तुम इसको अगर खत्म करना चाहो तो उसके लिए काफी सारी चीजें सोच सकते हो। फिर उसी के लिए मैं तुमको कोई काउंटर आंसर भी दे सकता हूँ कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जैसा तुमने बोला कि साथ ले जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से न्यूक्लियर के साथ अट्रैक्शन में, तो उसके लिए भी कुछ मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा। तो हो सकता है कि कोलिजन से इतना एनर्जी मिले ही नहीं। ये भी तो पॉसिबिलिटी है।
तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, इनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले गए। तो पहला कंक्लूजन यही था, इसको तो हम कंप्लीट करते हैं, कि ज्यादातर पार्टिकल्स अगर बाहर निकल जा रहे हैं, इसका मतलब अपने पास क्या है कि वहां पे काफी सारा स्पेस जो है एम्प्टी है, वहां पे कुछ है ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकाला गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight. It means that there must be very large empty space within atom, कि काफी ज्यादा स्पेस है जो वैकेंट रहे, so empty रहेगा। और इसका कैलकुलेशन के लिए रदरफोर्ड ने मतलब कुछ फॉर्मूले वगैरह भी दिए थे, जिसके अपन आगे बात भी करने वाला है। मैं बोल रहा था कि कैलकुलेशंस भी है इससे रिलेटेड, कि कितना स्पेस एम्प्टी है, कितना ऑक्यूपाइड है, उन सब के बारे में अपन आगे बात करने वाले जस्ट कंक्लूजन के बाद। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा बाहर निकल जा रहे थे, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? विद इन एटम मतलब वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एटम। एटम के अंदर ना। अच्छा ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट 180। कितने पार्टिकल्स थे जो 180 पे डिफ्लेक्ट हुए थे? इसका मेन मतलब ये कि जो पॉजिटिव चार्ज वो सारा एक जगह पे प्रेजेंट है, इस वजह से वो इतना स्ट्रांगली अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर पा रहा है। तो अगला पॉइंट ये कि अ फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट 180, इट मींस whole of the positive charge is concentrated in a small volume। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, इसी वजह से वो इतने अच्छे से अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर पा रहा है। क्योंकि देखो चार्ज जितना ज्यादा फैला होता है वो उतना कम इफेक्टिवली वर्क कर पाता है। तो एक छोटे से वॉल्यूम में पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वजह से अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर पा रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरीके से सेंटर पे प्रेजेंट है एग्जैक्टली एटम के। तो ये वही लिखा हुआ आगे कि इट वाज एज्यूम्ड दैट न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। तो ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज न्यूक्लियस, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर पे प्रेजेंट है। अच्छा, एक और चीज तुमको ध्यान हो, तो अपन पहले ही बोल चुके हैं कि जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था तब तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन एक जगह प्रेजेंट है, उसी को इसने क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है। फिर बाद में पता चला डिस्कवरी से ही कि उसी जगह पे क्या है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो अपन बोल लेते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के क्या न्यूक्लियस है, दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और वो काम आना गया अपन की सेंटर पे है वो जगह। ठीक है, तो ये हो गया। एक और चीज यहाँ पे रह गया कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, हाँ बोलो सर, न्यूक्लियस को सेंटर में कैसे अज्यूम किया गया? मतलब उसका कोई रीजन है? रीजन वही रिजल्ट के हिसाब से कुछ देखा गया होगा, अभी तक रीजन मैंने नहीं पढ़ा है। सर फॉइल में तो सर कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, तो उसमें ऐसे कैसे पता लगा कि मेरे सेंटर में ही न्यूक्लियस है सर? नहीं होंगे तो काफी सारे, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक किया गया होगा ना यार, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह से रिलेटेड होगा और क्या, मतलब कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट होगा, इसलिए अपन बोल देते कि ऐसा एज्यूम किया गया कि सेंटर पे है वो। कि तो सर उसमें मतलब एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि कुछ आइडिया तो लगा ही होगा, ऐसे तो नहीं बोल देंगे रैंडमली कि सेंटर में ही है। अच्छा, वही आइडिया पूछ रहे हैं। हाँ, तो आगे अपने पास है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, मतलब उसका रीजन बता रहा है कि क्यों 180 पे आ जा रहा है, जैसा मैंने बोला था कि व्हेन अल्फा पार्टिकल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, they suffer a force of repulsion and deviated from their path at a particular angles। अच्छा, ये बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास आता है तो रिपल्सन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो डिफ्लेक्ट होने का रीजन तो यही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में खींचेगा। लेकिन अगर अपने पास न्यूक्लियस के पास आता है, मतलब प्रोटॉन के पास अगर आता है, तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो रिपल्सन की वजह से एक तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल। अब थर्ड पॉइंट जो है अपने पास वो है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो एम्प्टी स्पेस है उसमें प्रेजेंट रहेंगे,
the electrons are distributed in the empty space of atom around the nucleus in different concentric circular path called orbits or cell। तो ये तो वही हो गया कि अपने पास इस तरीके से कुछ है कि जैसे अपन ने बोला कि अपने पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेंटर पे प्रेजेंट है पूरा, दैट इज प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है तो जो एम्प्टी स्पेस है उसमें प्रेजेंट है सर्कुलर पाथ में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल। कोसेंट्रिक मतलब सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर एक ही है, जो कि क्या है, न्यूक्लियस। तो ये उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने पास सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट रहेगा, उन सर्कुलर पाथ को अपन क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास, ये तो अपन देखते हुए आ रहे न्यूक्लियस है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो इन सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। और इन्हीं को सर ये शेल का कॉन्सेप्ट तो सर बोहर ने दिया। नहीं, ये रदरफोर्ड ने दिया, मतलब इसी से आगे एक्सप्लेन किया था उसने। अभी जो सर रदरफोर्ड ने तो बताया था सर, वो घूमता रहता फिर कोलाइड हो जाता है न्यूक्लियस से जब एनर्जी खत्म हो जाती है। नहीं, ये उसका लिमिटेशन है, मतलब उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो न्यूक्लियस से जाके क्यों नहीं टकराता है। सर शेल वाला कॉन्सेप्ट तो तुम बोहर बोल रहे हो ना कि नहीं, ये रदरफोर्ड ने दिया था, स्पेसिफिक शेल्स ही हो सकते हैं, डिस्क्रीट शेल्स। हाँ, वो अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, ये रदरफोर्ड ने बोला था कि सर्कुलर पाथ में होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अगर सर्कुलर पाथ में है तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिल रही है। देखो, अपन ये पढ़ेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब पहली बात हो गया वो एक्सलरेट हो रहा है, क्योंकि हर टाइम उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर टाइम, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। तो उसके पास कुछ एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, ये सब फिजिक्स में आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एनर्जी अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको एनर्जी रेडिएट करते हुए रहना चाहिए, मतलब एनर्जी एमिट करते हुए रहना चाहिए। तो एक टाइम आएगा कि उसका सारा एनर्जी कम खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाना चाहिए या उसको रुक जाना चाहिए, सिंपल सी बात ये होती है वो। तो इस हिसाब से सोचे तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है एटम का। तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर अगर वो बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ है, तो फिर इसको एक्सप्लेन किया था कि किसने, बोहर ने। मतलब उसने भी रीजन नहीं दिया था, बस उसने ऐसा बोल दिया था कि कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, मतलब कुछ ही स्पेसिफिक पाथ होते हैं जिनमें ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका रीजन उसने नहीं दिया था। इसका रीजन आगे अपन जो मैं बोला था कि कुछ थेरीज अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपने पास वेव मैकेनिकल मॉडल आएगा। तो एक साइंटिस्ट आता है डी ब्रोगली, उसने इसका रीजन बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही धीरे धीरे डिस्कवरीज जैसे जैसे हुई है वैसे अपने को पढ़ना भी है। तो जब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तब तुमको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिमिटेशन थी, तो वो किस तरीके से एलिमिनेट किया गया उसको। हाँ, तो ये है अपने पास कि न्यूक्लियस रहेगा, सर्कुलर पाथ रहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अगला एजम्पशन, अगला पॉइंट ये होगा अपने पास कंक्लूजन। दूसरा अपने पास है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम काफी कम होता है। जो अपन बनाते भी हैं न्यूक्लियस को छोटा सा अपन हर बार दिखाते हैं कि अपने पास न्यूक्लियस है, छोटे से वॉल्यूम है, और जो एटम है उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। तो उसके कंपैरिजन रिलेटिवली अपन बात कर रहे हैं। ये सब चीजें तो इसलिए लिख दी क्योंकि तुमसे पूछी जाएगी डायरेक्ट, वही करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के स्टेटमेंट में। अगला अपने पास क्या है, सिक्स्थ वाला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इक्वल टू, अच्छा ये तो वही हो गया, ये ऑर्बिटल्स नहीं आएगा, ऑर्बिट आएगा। एक मिनट, इसको तो सही कर लेते हैं। हाँ, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, की जो इलेक्ट्रॉन होता है पहली बात तो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, तो सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होते हैं।
तो उन सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में उसके बराबर रहेगा। इस वजह से एटम क्या है, न्यूट्रल है। मतलब जो जे थॉमसन ने बोला था उसी को इसने अलग तरीके से बोल दिया, जहां जहां पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स कि number of electrons in orbits is equal to number of positive charge, that is protons in nucleus, hence atom is electrically neutral। तो एटम अपने पास क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इस वजह से। तो ये सब तो वही बात होगी। अगला अपने पास है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बोलो सर फिफ्थ पॉइंट बता दीजिए सर एक बार। फिफ्थ वाला क्या है? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज स्मॉल, मतलब जो है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू, सिर्फ इतना सा कर लो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो एटम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो काफी कम रहेगा। तो अपन बनाते भी तो है ना, इसको सोचो ना तुम कि जो न्यूक्लियस अपन इसको छोटा सा दिखाते हैं, तो ये हो गया। अब अगर अपन इसको देखें, एक मिनट, और अपन सेल बनाते तो क्या बनाते, सर्कुलर पाथ बनाते इस तरीके से। यस सर। तो जो एक सेल रहेगा उसका तो रेडियस अपने पास देख सकते हो कि न्यूक्लियस तो काफी छोटा है और सेल का रेडियस ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकालो, काफी ज्यादा आ जाएगा। तो ये तो वही चीज बोल रहा है, इसलिए तो अपन बोल रहे हैं कि काफी सारा स्पेस खाली है एटम में, ठीक है सर समझ। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरा आ गया कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर्कुलर पाथ में। तो ये था। अगला अपने पास सेवेंथ है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच, इसलिए एक साथ प्रेजेंट है सर्कुलर पाथ में। तो इसका रीजन अपन ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जैसे यही है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक साथ दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो अपने पास न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। वो तुमको पता होगा कि जब कोई भी पार्टिकल होता है अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बाहर की तरफ उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्स एक तरीके से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरीके से, इस वजह से वो एक ही पाथ में, मतलब एक ही पर्टिकुलर रेडियस पे घूमे जा रहा है। ये हो जाएगा अपने पास। तो ये हो गया अपने पास, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो सर्कुलर पाथ में घूमता तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, तो इस हिसाब से तो इसको बाहर चले जाना चाहिए था। तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका सिंपल सा मतलब एक तो ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो अगर एक पर्टिकुलर फिक्स रेडियस पे वो प्रेजेंट है आर पे, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, जो कि कहाँ से आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो दोनों बैलेंस हो गए और कुछ नहीं है इसके कहने का मतलब। तो ये सेवेंथ वाला हो गया। 8 वाला पॉइंट वही बोल रहा है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द क्लोज ऑर्बिट विद द हाई स्पीड। तो काफी ज्यादा स्पीड से क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और रदरफोर्ड ने जो स्पीड प्रिडिक्ट की थी वो उसने बोला था कि 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ये बोहर मॉडल में अपन इसी को बोलेंगे कि अलग अलग सेल में अलग अलग रेडियस वेलोसिटी होती है, वही सही है। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली हर इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही स्पीड होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए इतना नहीं होता, वो अलग अलग सेल में अलग अलग रहेगा, डिपेंड करेगा कहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उसने दिए थे। तो इन सब में इसमें किसी में दिक्कत है क्या तुमको? इतना क्लियर है? यस सर। और ये अपने पास ग्राफ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस जो एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एंगल 0 से लेके 180 तक कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह के कुछ ग्राफ आता है। तो ग्राफ से अपने को उतना मतलब नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ आता है अपने पास। तो ये हो गया अपने पास रदरफोर्ड मॉडल।
अब ये सब तो चीजें तुमने पहले भी पढ़ी हुई थी, तो ये सब चीजें तुम नोट्स में अभी नहीं लिखा है तो लिख लेना। बाकी तो सब अपन पढ़ ही लिए। अब इसमें जो कुछ इसकी कैलकुलेशंस थी उनके बारे में अपन बात करेंगे, जो मैं बोल रहा था। उनके अलावा एक और चीज अपन ने बीच में छोड़ दिया, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो मैं तुमको बोल रहा था। बेसिकली उसमें अपने पास क्या होता है, मतलब थ्योरेटिकल है, तो उसको तुम अगर एक बार लिख लोगे, मतलब मॉड्यूल वगैरह से ही अगर पढ़ लोगे तो ज्यादा सही हो रहेगा। या फिर अपन एक चीज कर सकते हैं कि तुम एक बार अगर लिख लोगे, उसको पढ़ते हुए अगर लिखोगे तो काफी सारी चीजें तुमको ऐसे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा थ्योरी है और उसकी इंपॉर्टेंस काफी कम है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। जो डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें है तो वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि उसमें थ्योरी काफी ज्यादा है। तो उसमें तुम एक काम कर सकते हो कि खुद से लिख लेना। तो वैसे तो मैं भूल गया, क्योंकि बीच में 2-3 पेज छुड़वा देता तो ज्यादा सही रहता। तो जिन लोगों ने ये चीज अभी नहीं लिखी तो वो तो एक काम कर सकते हैं कि जो अपन ने पहला मॉडल पढ़ा था, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसी के बाद तुम क्या करना, मॉड्यूल में तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसी के बाद अभी चाहो तो 5-6 पेज छोड़ के अगला मॉडल लिखना, जो कि अपने पास आ रहा है क्या, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो जो 5-6 पेज बीच में छोड़ोगे इन दोनों के बीच, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बीच, वहां पे तुम लिखना डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो उसमें पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये मैं तुमको मॉड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से लिख लेना। वो भी पूरा थ्योरेटिकल है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी इनकी थी, ये तो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। वो तुम पढ़ के देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो अपन ऐसे ही एक बार उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो तब भी नहीं आएगा तो फिर अपन लिख के देखेंगे, जैसे उसमें है नहीं कुछ, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। वो उसका एग्जाम के हिसाब से भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो तुम अवॉइड भी कर सकते हो चाहो तो। लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं जब भी क्वेश्चन आएंगे तभी बता दूंगा, तो उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में तुमसे पूछ ही सकता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट जो भी था, वो सब स्कूल के एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जेई के हिसाब से तो कोई उतना नहीं है। तो ये था अपने पास रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस और उससे जो कंक्लूजन्स निकाले। अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है, मतलब रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेशंस की थी उनके बारे में अपने को बात करनी है। इसमें देखो अपने पास क्या है, पहली बात तो उसने जैसे वेलोसिटी प्रिडिक्ट की थी, वैसे ही कुछ प्रिडिक्शन दी थी, मतलब कुछ मेजरमेंट दिए थे कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ एटम, वो रहेगा लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इस रेंज में होता है। मतलब रेंज दिया था, ऐसा नहीं कि फिक्स वैल्यू दी है, इस तरीके से कुछ। और सेम चीज अगर अपन बात करें तो ये उतना कोई जरूरी नहीं है याद रखना है, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़ोगे तो माइंड में ध्यान रहेगा। तो लिखने से हो जाता है कि अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो गलती से अगर एग्जाम में पूछ ले तो वो याद कर जाता है, कभी कभी क्लिक कर जाता है कि अच्छा अपने क्लास में लिखा था। तो अगर नहीं लिखोगे बिल्कुल भी तो हो सकता है कि अगर कभी गलती से आ गया तो तुमको बिल्कुल ही स्ट्राइक नहीं करेगा, और अगर लिख लोगे, एक दो बार पढ़ लोगे तो तुमको स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि तब रिलेट कर पाओगे तुम थोड़ा। तो लिखना ज्यादा सही है। उतना कोई डायरेक्ट ऐसी चीजें नहीं पूछता है जेई वाला कि जो तुमको वैल्यूज वगैरह याद करनी पड़े डायरेक्ट, क्योंकि ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इस रेंज का होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एटम का जो डायमीटर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज का है, न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻13 से 10⁻⁻13 की रेंज में है। वैसे उल्टा लिख दिया अपन ने, 13 छोटा रहेगा, 12 बड़ा रहेगा, तो 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 की रेंज में रहेगा। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखोगे कि अगर मैं इन दोनों को ही डिवाइड करके देख लूं कि डायमीटर में क्या है, कि एक तरीके से मैं ये करना चाह रहा हूँ कि डायमीटर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ये चीज तुमसे पूछी जा सकती है। तो ये अपन लिख रहे 10⁻⁸, और इसको अगर मैं ले लूँ 10⁻⁻13,
तो लगभग इतना आ जाएगा 10 की पावर 5। तो देख सकते हो कि जो एटम का डायमीटर है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 की पावर 5 टाइम्स है। तो इतना डिफरेंस है। तो जो अपन बोल रहे थे कि वॉल्यूम जो होता है एटम का वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो डायमीटर में ही इतना डिफरेंस है, तो वॉल्यूम निकालोगे तो वहां पे तो एक तरीके से क्या हो जाता है, रेडियस का क्यूब हो जाता है। तो रेडियस का क्यूब हो जाएगा तो समझ सकते हो 10 की पावर 15 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज ये भी पूछी जा सकती है तुमसे। तो डायमीटर की अगर अपन बात करें तो जो एटम का डायमीटर है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का 10 की पावर 5 टाइम्स होता है अप्रोक्स। और यही चीज अगर वॉल्यूम की बात करेगा ना कि वॉल्यूम ऑफ एटम, तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का, क्योंकि अपने को क्यूब करना पड़ेगा तो 10 की पावर 15 टाइम्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इतना डिफरेंस है, देख सकते हो ये। ठीक है, तो ये तो अपने पास रेंज जिसने बताया था कि ऐसा है 13 से 12 के बीच। उसने एक फॉर्मूला भी दिया था जिससे तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर एटम के लिए अगर बात करोगे तो उसके रेडियस की, न्यूक्लियस के रेडियस की। तो फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट इसका जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड वो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए उसने अपने को एक फॉर्मूला दिया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर नॉट, जो कि कांस्टेंट है, जिसको अपन रदरफोर्ड कांस्टेंट ही बोलते हैं जनरली। और जिस न्यूक्लियस की अपन बात कर रहे हैं या जिस एटम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उसका मास नंबर की पावर 1/3। तो ये अपने पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो ये अपने पास हो गया। ठीक है, तो आर अपने पास क्या है, ये वाला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नोट अपने पास एक तरीके से कांस्टेंट है जिसको अपन रदरफोर्ड कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 1.1 से 1.4 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, इसके बीच वेरी करता है। तो वो अलग अलग एटम के लिए जब भी कैलकुलेशन कराएगा तुमको आर नोट की वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि वो एक रेंज में वेरी करता है वो भी खुद। तो 1.1 से लेके 1.44 चाहो तो इसको लिख लो, 44 लिखा हुआ है मेरे पास। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये तो गिवन होगा तुमको आर नोट की वैल्यू। तो इस रेंज में वेरी हुआ था आर नोट। और अगर अपन ए की बात करें तो ए अपने पास क्या होगा कि जिस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं उसका मास नंबर या उस एटम का मास नंबर। तो ऐसा अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि अगर अपन देखें, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि फाइंड द रेडियस ऑफ, इससे क्वेश्चन जेई मेन से पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं। सर ये क्या था? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, मास नंबर, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग mass number equal to 27। और अपने को गिवन है कि जो आर नोट है, आर नोट इक्वल टू अपने गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो रेडियस निकालनी अपने को न्यूक्लियस का एक एटम के लिए जिसका मास नंबर अपने को गिवन है कितना, 27। तो कितना आएगा, आसान है, वही करना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर नोट, आर नोट तुमको ये दिया ए की पावर 1/3, ए तुम्हारे पास कितना हो गया 27। तो आसान है कि आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। तो आर नोट अपने पास क्या 3 इंटू 10 की पावर -15, ए है अपने पास 27 की पावर 1/3। ये अपने पास एक तरीके से क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो 1.3 इंटू 3 ये अपने पास बन जाएगा कितना 3.9 into 10 की3.9। पावर -15।
मीटर में है तो यूनिट अपने पास मीटर ही रहेगा आर नोट का भी। तो ऐसा कुछ अपने पास आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास। इसमें कभी कभी तो हमारे पास रेडियस को कंपेयर कराने से रिलेटेड फॉर्मूले आ जाते हैं कि दो एटम के लिए अगर अपन बात करें तो जो रेडियस अपन लिख रहे क्या लिखे हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आर नॉट तो अपने पास कांस्टेंट है। तो अगर दो न्यूक्लियस के अगर अपन बात करें दो अलग अलग एटम के लिए तो जो रेडियस रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए की पावर 1/3 के। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन वाला तो अपन लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 का पावर 1/3। तो ये रिलेशन भी निकाल सकते हो वैसे तो कि दो एटम्स के लिए अगर अपने को कंपेयर करना है तो ये वाला रिलेशन अपन लगा सकते हैं। तो ये था अपने पास। इसमें एक और चीज अपन देख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उतना नहीं लग रहा है, लोगों का भी हो गया होगा, लगातार पढ़ ही रहे अपन। तो एक चीज निकाल लेते हैं अपन, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड तो डिस्कशन अपना खत्म हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा उसकी अपन बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि डेंसिटी अपन क्या लिखते हैं एक तरीके से मास बाई वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, मास नंबर ए यही होगा। और रेडियस की अगर अपन बात, वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो अपन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं उसको स्फेरिकल मानता हूँ। और न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए अपने को रदरफोर्ड ने फॉर्मूला दिया था कि R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो R की जगह मैं लिख सकता हूँ आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। और इसको तुम थोड़ा सा सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट का हो जाएगा क्यूब, A की पावर 1/3 इंटू मतलब पावर में वापस 3 आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा तो ये A ही बन जाएगा। तो एक तरीके से A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपने पास ये बन जाएगा 1/4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। तो 4/3 पाई ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यूज है। आर नॉट में अपने पास एक तरीके से क्या है, फिक्स ही है। तो देख सकते हो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वैसे हर न्यूक्लियस की बात करोगे तो मास और वॉल्यूम अपने को देखना है। तो अगर दोनों को अपन एक साथ देख रहे हैं तो अपने पास ये आ जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा नहीं जो वेरिएबल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसका डेंसिटी क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर इसको अपन आर नॉट की वैल्यू एवरेज वैल्यू रख के अगर सोल्व करते हैं तो जो अपने पास डेंसिटी की वैल्यू आएगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये अप्रोक्सीमेटली आएगी कितना, 1.685 इंटू 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हर न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर रहेगी, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि वो आ जा रहा है कितना, 1/4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, जो कि सारे कांस्टेंट है। तो डेंसिटी एक तरीके से कांस्टेंट हो गई। तो किसी भी न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी क्या रहेगी, लगभग फिक्स रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। तो एक रिजल्ट ये भी ध्यान रखना है तुमको, इज कांस्टेंट। तो इतना ही रखते हैं अपन, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। सर ये डेंसिटी ऑफ अच्छा एक और चीज है, न्यूक्लियस, हाँ क्या होगा इसमें, सर रदरफोर्ड ने बताया था ये, रदरफोर्ड के हिसाब से ये मतलब उसी का फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया ना। मतलब प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी जो होता है वो लगभग सेम ही आता है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लगभग कांस्टेंट। तो अपन यहाँ से प्रूव हो जा रहा है। ओके सर।